प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को, तो ऑटोमेटिकली उससे राइज हो जाता है क्वेश्चन कि कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उनके फीचर्स क्या क्या है, उनके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, कितना क्वेश्चन अराइज हो गए। 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, तीनों का फीचर, तीनों का मेरिट्स, तीनों का डिमेरिट्स। इज दैट क्लियर? तो ये सब आपकी कॉपी पे हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए आंसर्स का, बल्कि एंड में बुक में देखोगे तो ये सब क्वेश्चंस भी होंगे। चलें, आज आगे का जो डिस्कशन है हमारा, दैट इज अबाउट 2 टॉपिक का डिस्कशन रह गया था इस चैप्टर में, जो कि आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसके हम लोग सेकंड चैप्टर में जाएंगे, एंड द डिस्कशन इज अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल में, यानी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर भी हमको पता चल गया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी का है उसको सॉल्व करने का एक से ज्यादा तरीका है। कितना तरीका है? एक से ज्यादा तरीका है, तो कितना तरीका है? हाउ मेनी? 3। जहां पे अगर सेंट्रली प्लान्ड है तो सारा डिसीजन गवर्नमेंट का, मार्केट है तो सारा डिसीजन मार्केट का, मार्केट फोर्सेस दैट इज प्राइस, प्राइस इज द की एलिमेंट, और प्राइस यानी कि 2 फोर्सेस काम करेंगे, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई। और अगर मिक्स्ड है तो पॉलिसीज फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर कौन डिसाइड करेंगे? मार्केट, यानी कंट्रोल्ड मार्केट चलेगा वो। तो एक से ज्यादा तरीका है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। These different mechanisms in general are likely to give rise to different solutions to those problems. तो जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हैं, अगर आप उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए जब आप उन प्रॉब्लम्स को सेंट्रली प्लान तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर एक इकोनॉमी में सारे के सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ही डिसाइड करे, तो वहां पे रिसोर्स का एलोकेशन क्या सेम होगा जो मार्केट इकोनॉमी में है? सेम नहीं होगा ना। एक तो मार्केट पे डिटरमाइन है, और मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं है, क्या डिमांड आ रहा है, क्या सप्लाई आ रहा है, उसी के हिसाब से चीजें बनेंगी। वहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, नॉट अ सिंगल प्रोड्यूसर कंट्रोल्स एवरीथिंग। और यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही। तो दोनों में जो रिसोर्सेज का बंटवारा होगा, रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल होगा, डिफरेंट होगा। तो आप देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट होंगे, और जिसकी वजह से फाइनल जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा। अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे तो वहां पे डिफरेंट सिनेरियो आएगा, सेंट्रली प्लान अडॉप्ट करेंगे वहां पे डिफरेंट सिनेरियो आएगा, या फिर आप मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे तो वहां पे भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट आपके सामने मिलेगा, गुड्स और सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन का। देयरफॉर it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. तो फिर हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा सही होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा मैकेनिज्म वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा, ये जानना हो। एंड देयर इज दैट इज वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज। आप समझते हैं? नॉर्मली एक परसेप्शन इन द रिसेंट टाइम्स क्रिएट करा गया है that it is not the duty of the government to create jobs. गवर्नमेंट का काम जॉब देना नहीं है, क्रिएट किया गया ये परसेप्शन रिसेंट टाइम में। ऐसे से न्यूज चैनल्स पे इस तरीके से लीडर्स वगैरह ने रिसेंट टाइम में ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए जिससे ये इंप्रेशन जा रहा है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट क्या है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पॉलिसी फ्रेमवर्क काम किसका है? और आपने पहले ही पढ़ा है कि इंटायर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर किस तरह की इकोनॉमी है? किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर तो मार्केट इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जायज था,
कि भाई हम तो मार्केट देखते नहीं है, इकोनॉमी पे मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम जॉब क्रिएशन मेरा रोल नहीं है, हमको जितने लोग चाहिए होंगे अपने डिपार्टमेंट में हमको उतना ही से मतलब है, मेरा उतना फिल हो गया तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग जॉब। मतलब मान लो गवर्नमेंट का काम है कि सिर्फ बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर का सर्विसेज देना, बाकी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब कुछ छोड़ दिया गया है प्राइवेटाइजेशन। क्या मान लो कि कैपिटलाइजेशन है, मोस्टली कैपिटलाइजेशन, तो वहां पे गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट चलेगा। लेकिन जब हमें पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है, और इस लेवल की पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, टैक्स के दायरे में आ जाते हैं तो 25-30% सैलरी चला जाएगा। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल उस केस में, गवर्नमेंट डिसाइड कर दिए किन से कितना टैक्स लेना है, किन कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना रिसोर्सेस कितना डालना है, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, तो डिफरेंट मैकेनिज्म में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो कौन सा मैकेनिज्म कहां वर्क करेगा कहां नहीं वर्क करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये डिसीजन किसके हाथ में होता है, ये डिसीजन हाथ में होता है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं दो तरीके से, दो तरीके से याद रखिएगा। कौन से दो फोर्सेस वर्क करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, इफ इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी दो फोर्सेस काम करेंगे। एक है ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर्स, जिन्होंने सिस्टम को, जो सिस्टम को देख रहे हैं सिस्टम में क्या चल रहा है, कहाँ क्या कमी है और कहाँ पे क्या चीजें बेटर हो रही हैं, उनको ये पता है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वो ऑफिसर्स को सिचुएशंस पता है, एक तो ये सिनेरियो है, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट को, वो डिसीजन देंगे कि देखिए इसका ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये पॉलिसी बना सकते हो, वगैरह वगैरह। ये ब्यूरोक्रेसी कहलाया, ठीक है। दूसरा इन्फ्लुएंसिंग कहां से आएगा, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आके डिमांड करेंगी कि हमको प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाए, हम इन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, इन चीज़ों का डिमांड है, हमारा टैक्स रेट कम किया जाए, बढ़ाया जाए। जो टैक्स रेट नॉर्मली कम करने के लिए इंडस्ट्री से आगे आती है, जमीन एक्वायर करना हो तो उसके लिए ही आगे आती है कि हमको यहाँ पे जमीनें दे दी जाए, इस प्लॉट में इस एरिया में हमें जमीन दी जाए, हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। सो दीज मेड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, वो गवर्नमेंट से अपने प्रपोजल्स डिस्कस करती है, रिक्वायरमेंट डिस्कस करती है। और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेना है, उनको तो ये देखना है कौन सा गुड्स का प्रोडक्शन का परमिशन मिलना चाहिए, किसका परमिशन नहीं मिलना चाहिए, किसका कितना परमिशन दिया जाए, ये भी देखना होता है। आ जाओ। और एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है आपका, दूसरी तरफ है आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो बताते हैं कि सर आप इस इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज प्रोवाइड कर दोगे तो देश का ये नुकसान हो जाएगा, अगर इनको इतना फ्री हैंड छोड़ दोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। वो कौन कौन करते हैं ये इंफॉर्मेशन शेयर, ब्यूरोक्रेट्स। अब ये ब्यूरोक्रेट्स भी एक सिंगल तरह के तो है नहीं, क्योंकि यहां पर कई पैरामीटर से जो मैटर करता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में। एक ब्यूरोक्रेट है, उसके सामने कई सारे ऑप्शन है। अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो पता है कि हम गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, यहाँ पे कम दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग है गवर्नमेंट का। ब्यूरोक्रेसी इज द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट। आप जो लीडर सेलेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है दे आर द माइंड्स ऑफ द कंट्री? नो, द इंटेलेक्चुअल्स जो पास आउट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम कर रहे हैं इन द डिफरेंट सेक्टर्स, दे आर द ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट हमेशा इनसे एडवाइस लेती है, इन ब्यूरोक्रेट से, और फिर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कौन कर रहे होते हैं? द इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिजनेसमैन। दिस इज द सिनेरियो। अब देखो इन द प्रैक्टिकल सेंस काम कैसे करवाएंगे ये लोग? इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि हमने तो गवर्नमेंट को तो इन्फ्लुएंस कर लेंगे, नेता का क्या है ना, ये कमीशन वो कमीशन देंगे। बट ब्यूरोक्रेट्स क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, दे कैन वर्क अंडर द फ्रेमवर्क, और उनके पास पावर्स होते हैं बहुत सारी चीजों में। मिनिस्टर्स के पास भी तो पावर है, लेकिन मिनिस्टर्स के पावर जो है वो किससे होके गुजरते हैं? ब्यूरोक्रेट से होके गुजरते हैं। अभी ब्यूरोक्रेट्स अगर उसको अलाउ करेंगे तो ठीक, नहीं तो वो ऑब्जेक्शन कर देंगे तो फंस सकता है मामला। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स देश के लिए सोच रहा है, देश के हित में सोच रहा है, और उसके लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही है, सही नहीं लग रही है, तो वो उसको पास नहीं करेगा, ठीक है।
तो इसके साथ दो सिचुएशन हो सकता है, अगर लीडर ईमानदार है तो इसको यहीं पे छोड़ेगा, नहीं तो लीडर चाह रहा है कि उसका काम हो जाए तो उसको रिप्लेस कर देगा, कहेगा जाओ तुम कहीं और काम करो। दैट्स हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, इंटायर सिस्टम हमारा। खैर ये तो हो गया प्रैक्टिकल बात। पीछे गेट ओपन करो ना, बाहर को वेट कर रहा। In economics, we try to analyze the different mechanism and figure out the outcomes which are likely to result under each of the mechanism. तो different mechanism है और हर mechanism में कौन से mechanism में क्या चीजें work करेंगी, क्या चीजें work नहीं करेंगी, we will determine that. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable those outcomes resulting from them are. Often the distinction is made between positive economic analysis and normative economic analysis depending upon whether we are trying to figure out how a particular mechanism functions और भी ट्राइंग टू एवेलुएट इट। तो हमने ये जान लिया कि देयर आर वेरियस, एक से ज्यादा मैकेनिज्म है जो वर्क करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो इन मैकेनिज्म को हम कितने कैटेगरीज में पढ़ेंगे? तो इन मैकेनिज्म को, इन इकोनॉमिक मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और दूसरा कह रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। डिपेंडिंग अपॉन, और ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा, ये इवैल्यूएशन किया जा रहा है। अब देखें पॉजिटिव यहाँ पे आ गया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस दो है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो फिर पॉजिटिव के बारे में समझ ले। In positive economic analysis, we study how the different mechanism functions, and in normative economics, we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. अब देखो दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। वन विदाउट दी अदर इज इनकम्प्लीट। दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। चाय बिस्किट, सिर्फ चाय पीने में मजा नहीं आ रहा, चाय के साथ बिस्किट, कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, एक साथ इस्तेमाल होने वाली, सही है ना? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है कि सिस्टम कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम से क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, कैसा होता है, यानी व्हाट वाज द सिचुएशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर आपको ये रिजल्ट मिल जाए कि सिचुएशन क्या है या क्या था या कौन सा सिस्टम किस तरीके से चलता है, ये आपको पहले से पता है, ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस स्टेट्स दैट what is the situation and what was the situation। ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जैसे अगर कोई कह दे कि इंडिया की जीडीपी ना 8% से ग्रो कर रही है, तो ये कैसा स्टेटमेंट होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? क्योंकि वो फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो बता रहा है कि ये है, फैक्ट के बारे में वो बता रहा है, सही गलत नहीं। यहां पे ये नहीं समझना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिव का मतलब नॉर्मली लगता है कि सच बात, नो। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है व्हाट इज एंड व्हाट वाज द सिचुएशन। ये डिस्कशन हो रहा है, ये बताया जा रहा है। तो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन, ये आप तो वेरीफाई कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। अभी किसी नेता ने आगे कर दिया कि इंडियन जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है, गो चेक द डेटा, पता चल जाएगा। इफ इट इज एक्चुअली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8% तो स्टेटमेंट सही निकला, और अगर एक्चुअली में 7% से ग्रो कर रही है तो स्टेटमेंट गलत निकला। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी राइट, कैन बी रॉन्ग, ठीक है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में दो चीजें पता चली। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस हमें बताता है कि सिचुएशन क्या है या क्या था, या जो डिफरेंट मैकेनिज्म है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? these statements are not statements of truth, these statements can be right or wrong। ये स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नॉर्मेटिव के बारे में। In normative economics, we try to understand whether these mechanisms are desirable or not। हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये जानने का कोशिश करते हैं कि होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे सामने है, हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कहा जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन हो रहा है कि भाई पॉवर्टी बहुत ज्यादा रिमूव करना है, क्या करा जाए? कई सारे ऑप्शंस आएंगे। कोई कहेगा सर जॉब्स बढ़ाया जाए, जॉब मिलेगा तो लोगों की ये दूर होंगी। अब जॉब्स आप कितना क्रिएट कर सकते हो? दूसरा कहेगा कि सर जॉब कितना क्रिएट कर सकते हैं आप, कितना कंट्रोल होगा आपका? इससे बेटर है कि आप बेसिक नीड फुलफिल कर दीजिए, हर गरीब को इतना रुपया दे दीजिए कि वो अपना अनाज वगैरह देख सके, बाकी वो जॉब का अपना खुद करेगा।
everyone is giving their value judgment na, everyone is giving their opinion. So when some opinions are being said or told, ये है normative economics. वो बता रहा है कि ये होना चाहिए. आप इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हो. दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ, दीज आर वैल्यू जजमेंट्स. क्या है ये? वैल्यू जजमेंट्स. जजमेंट दिया जा रहा है, ओपिनियन दिया जा रहा है. दीज आर मियर एन ओपिनियन विच कैन बी, जिसको आप सही और गलत नहीं कह सकते. जिसके बारे में सही गलत कैसे कहोगे? तुम्हारे पास तो कोई डेटा नहीं है. एक कह रहा है कि सर रोजगार जनरेट कर देंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी. हो जाएगी, दिस कुड बी. होगा कि नहीं होगा तो बाद में पता चलेगा ना, डेटा तो अभी है नहीं प्रेजेंट. सो दीज आर वैल्यू जजमेंट्स. अगर आपको किसी स्टेटमेंट से लगे कि सिचुएशन व्हाट वाज पॉजिटिव स्टेट, अगर किसी स्टेटमेंट को पढ़ के लग रहा है कि इसमें ये इंडिकेशन है कि क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव स्टेट. क्लियर है? क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ कई सारे स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नॉर्मेटिव है. तो व्हाट इज एंड व्हाट वाज ये सिचुएशन है ना, या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है which everyone knows कि इस केस में ऐसा होता है, this is the fact, तो वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है. और अगर ये डिस्कशन हो रहा है कि ये होना चाहिए, ये किया जा सकता है, कोई वैल्यू है, कोई जजमेंट्स दी जा रही है, कोई ओपिनियन दिया जा रहा है, नॉर्मेटिव स्टेट. क्लियर है? अब देखो ये दोनों ही ना एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं देती है. कई बार क्या होगा ना, स्टेटमेंट पढ़ के आपको कई बार जो है कि लगेगा कि तो पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, तो कोई शार्प यहाँ पे साफ पता है. यहाँ पे जो डिस्कशन है दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस नॉट वेरी शार्प. मतलब इजीली आप नहीं बता सकते. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ये डिसाइड करते वक्त कि हाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. So the positive and normative statement issues involved in a study of the central economic problems are very closely related to each other. और ऐसा इस वजह से है क्योंकि दोनों ही रिलेटेड है ना. अब जैसे एक डेटा दिया गया कि देश में गरीबी जो है इतना % है, पॉजिटिव स्टेटमेंट. देश की गरीबी को दूर करने के लिए ये किया जा सकता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. दोनों कनेक्टेड है ना, दोनों इंफॉर्मेशन एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, पॉवर्टी. क्लियर है? तो अलग अलग आप इन दोनों को नहीं समझ सकते हो. अगर हमें पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना है, हर एक चीजों को समझना है, इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, तो हमको दोनों ही एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर. आइसोलेशन में नहीं समझेंगे. ठीक है? हाँ, डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कब एक स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. इकोनॉमिक्स में दोनों तरह का एनालिसिस चलता है, सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नॉर्मेटिव. इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. काफी टाइम से ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, इकोनॉमिक स्टडी है, वो दो हिस्सों में स्टडी करा जा रहा है. चीजें जब डेवलप होती हैं तो इस तरीके से नहीं होता, बट आगे जाके उसको डिवाइड कैटेगरीज किए जाते हैं. जैसे जैसे चीजें वाइड होती है, जैसे अकाउंटिंग, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था सिर्फ, अब आप देख रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और कई सारे अकाउंटिंग कैटेगरीज डेवलप हो रही. रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है सोसाइटी का, इस वजह से इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं बिहेवियर को. किसके बिहेवियर को? मार्केट में बहुत सारे इकोनॉमिक एजेंट हैं, तो जब आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, ये माइक्रो स्टडी है. कैसा स्टडी है? माइक्रो स्टडी. और ये किसका पार्ट होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल, ग्रीक वर्ड से आया. माइक्रोज इज द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रोज इज द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लार्ज. क्लियर है? तो यहीं से बना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. यानी स्टडी अबाउट द स्मॉल यूनिट्स, स्टडी अबाउट द लार्ज यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स मार्केट में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को कितने प्राइसेस पे और किन क्वांटिटीज में चीजें जो है सप्लाई की जा रही है. मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा जाता है, इंडिविजुअल बिजनेसेस, इंडिविजुअल सेक्टर्स को जब आप स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ठीक है? स्टील इंडस्ट्री स्टडी करेंगे, कैसा स्टडी हो गई?
वी आर स्टडिंग स्टील इंडस्ट्री। कैसे स्टडी हो गई? माइक्रो की मैक्रो? कैसा होगा? माइक्रो। मैक्रो नहीं होगा, माइक्रो, क्योंकि हम एक सेक्टर स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट। आप कहोगे कि सर स्मॉल पार्ट कैसे हुआ, इसमें स्टील इंडस्ट्री आप बोल रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो सबको स्टडी करना हो गया ना। स्टिल इट इज माइक्रो। हाउ? इंडियन इकोनॉमी, उसमें स्टील इंडस्ट्री क्या है? छोटा सा यूनिट है ना, इंडिविजुअल यूनिट है ना, दैट्स इट, इस वजह से। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्केट का सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का सिचुएशन, ये सब का सब माइक्रो स्टडी का पार्ट। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होगा, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ये सब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले। लेकिन जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो यहां पर ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे डिस्कशन होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करा जाता है ऑन ओवरऑल लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के लेवल पे आप प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। क्या कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल इकोनॉमी नहीं पढ़, एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? पूरा स्टडी कर रहे हैं, पूरे इंटायर इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं बाई फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स। और यहां पर हमारा फोकस किस पे चला जाता है? एग्रीगेट मेजर्स पे चला जाता है। जैसे कंट्री का, एक इकोनॉमी का टोटल आउटपुट क्या है, टोटल इंप्लॉयमेंट लेवल क्या है, टोटल प्राइस लेवल क्या चल रहा है। यहां पर हम इंटरेस्टेड होते हैं क्या जानने के लिए? ये जानने के लिए कि दैट दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर टाइम। यानी यही जो एग्रीगेट मेजर्स, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, चाहे वो टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है, या प्राइस लेवल की बात हो रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात हो रही है, ये सब का सब किस इकोनॉमी का पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमी। इसलिए देखेंगे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जीडीपी पढ़ना पड़ता है, बैंकिंग सिस्टम पढ़ना पड़ता है, मॉनेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना पड़ता है। किसका पार्ट है वो? मैक्रो, क्योंकि वो इकोनॉमी लेवल पे हो रहा है। Some of the important questions that are studied in macroeconomics are, कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट इकोनॉमी का कितना है, और ये टोटल आउटपुट डिटरमाइन कैसे करेंगे? हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम? प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा ओवर टाइम? क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं? बेरोजगारी अगर है तो उनके पीछे क्या रीजन है? वाई डू प्राइसेस राइजेस? प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन क्यों है या डिफ्लेशन क्यों है? क्लियर है? So this instead of studying the different market as is done in microeconomics, in macroeconomics we try to study the behavior of aggregate और macro measures. देखो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को, और हर सेक्टर में ना मार्केट का सिस्टम डिफरेंट है। टूथपेस्ट का मार्केट उठाओ, तुमको पता चलेगा बहुत सारा फर्म है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। बाइक का मार्केट सेगमेंट उठाओ, कम कंपटीशन है ना। और उसके ऊपर जाइए, टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट सेगमेंट उठाइए, और कम फर्म है। सो देयर आर डिफरेंट, मतलब एक इकोनॉमी में अलग अलग मार्केट सिस्टम है, और ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं एक अर्थव्यवस्था। अब ये प्लान ऑफ द बुक सजेस्ट करा गया, यानी ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो इन दिस बुक वी विल फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ेंगे, वो भी सिंगल कमोडिटी के केस में, और फिर ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे प्राइस कैसे तय होता है और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करा जाता है। चैप्टर 2 वहां पे हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 हम वहां पे प्रोडक्शन और कॉस्ट, यानी प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके जस्ट बाद हम लोग प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, एंड चैप्टर 5 में हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और वो भी प्राइस डिटर्मिनेशन किस मार्केट में? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और चैप्टर 6 में हम लोग दूसरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। 6 चैप्टर हैं इसमें आपके, क्लियर है? तो क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस राइज हो गए आज? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, उसके अलावा
इकोनॉमिक्स को कितने ब्रांचेस में डिवाइड करा गया है, माइक्रो में और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, दोनों के फीचर्स। देखो इस क्वेश्चन में मैक्रो का डिस्कशन नहीं है, इसलिए प्लान ऑफ द बुक में मैक्रो के बारे में नहीं बताया, लेकिन ऊपर में उस पैराग्राफ में मैक्रो के बारे में भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हो उसमें। यहाँ वाले क्वेश्चन में उसके नीचे इसके जस्ट ऊपर डिस्कशन हुआ ना लास्ट में, मैक्रो, और नीचे में डिस्कशन हुआ प्लान ऑफ द बुक में माइक्रो। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 तो कि कंप्लीट हुआ। क्या चैप्टर 1 में आएगा, आगे आएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी ये आया था, क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस किया था हमने, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला दिया हुआ चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, उसमें नहीं दिया हुआ है, रेफरेंस बुक में होगा। इन स्लाइड्स को देख लो, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, दो ग्रीक वर्ड से आया है। पहला ग्रीक वर्ड क्या है, ओइकोस, दूसरा ग्रीक वर्ड क्या है, निमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स से क्या सेंस निकल रहा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया है, डॉक्टर मार्शल में 1980 में यूज करा है। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी, इसका डेफिनेशन आ गया है। इकोनॉमी किस, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, आप पढ़ लिए कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह का है, तो इकोनॉमी ही पूछ लिया जाए क्या कहोगे इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक्चुअली में ना एक सिस्टम को कहा जाता है, एक सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया में होगा और उस सिस्टम से ये पता चलेगा कि उस सिस्टम में रहने वाले लोगों का लाइवलीहुड का अर्न करने का तरीका क्या है, यानी क्या लोग खेती कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्रीज में है, क्या सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम which is spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities. In short कहा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपनी अर्निंग करते हैं, दैट इज इकोनॉमी। बाकी ये तो पढ़ी चुके, मार्केट सेंट्रली प्लान्ड मिक्स्ड। ये यहाँ पे पॉइंट वाइज करके यही चीजें आपको कही जा रही हैं कि आपको इस तरीके से ही अपना नोट्स तैयार करना है। ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और जब आप मार्केट इकोनॉमी पढ़ो तो कोशिश करो कि उसका एडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इफ पॉसिबल ट्राई टू फाइंड आउट। फिर आ जाइए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ लिया, अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम लोग रैशनल मैनेजमेंट को सीखते हैं, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को सीखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करा जाए। स्टार्ट में आया है, ये पैराग्राफ में आया, कोई ब्रॉड हेडिंग में नहीं आया, बट वी हैव स्टडीड दिस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम लोग रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज को सीखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया था ना कि आपके पास पॉकेट मनी है
ये करोगे, ये खाओगे या क्या परचेज करोगे, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल शुरुआत में दिए गए थे, तो इसी के बारे में। तो इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे आप रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, ये आप किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस तो आपने पढ़ी लिए, माइक्रो और मैक्रो। किसने यूज किया सबसे पहले ये वर्ड? प्रोफेसर फिश ने यूज करा है, जो नॉर्वे के थे 1993 में। और दोनों ही माइक्रो और मैक्रो दोनों ही ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज। ठीक है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। स्कार्सिटी पढ़ी चुके हो, अबेंडेंस पढ़ी चुके हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी चुके हो, इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण भी पढ़ी चुके हो, ये 4 कारण बताए गए थे, 2 रिसोर्सेस के बारे में और 2 नीड के बारे में। यहाँ पे ये टर्म इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होगा बेस्ट पॉसिबल यूज। ठीक है, तो जब भी हम ये कोशिश करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल यूज करें स्कार्स रिसोर्सेस का, ताकि ज्यादा से ज्यादा नीड को सेटिस्फाई करा जा सके, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करा जा सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमाइजिंग रिसोर्स। मेरे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा नीड को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब हमने क्या कर लिया? रिसोर्सेज को इकोनॉमाइज कर लिया। वी हैव यूज्ड बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ द रिसोर्सेज। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो पढ़ चुके हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी आया ही था। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव मालूम ही है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ट है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मिनिमम कॉस्ट। व्हेन द प्रोडक्शंस आर अंडरटेकन एट मिनिमम कॉस्ट, जो प्रोडक्शन करना है ना वो मिनिमम कॉस्ट पे अगर आपने कर लिया, दैट मीन्स यू हैव यूज्ड द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और यहाँ पे देखो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए गाइड करते हैं वो कई सारे फैक्टर्स हैं। प्रोड्यूसर्स की ऑब्जेक्टिव है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक वगैरह है। ये 3 प्रॉब्लम पढ़ चुके हो, ये भी हम लोगों ने देखा था क्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस गुड्स, किसके किनके किनके लिए प्रोड्यूस होगा? अच्छा, इसमें ये डिस्कशन किया था क्या? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है इसका 2 एस्पेक्ट है। फैन एसी प्रोड्यूस हुआ किसके लिए? फैन प्रोड्यूस हुआ सबके लिए, एसी प्रोड्यूस हुआ रिच और अपर मिडिल क्लास के लिए। ये हुआ, इसको कहेंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन जब देख रहे हैं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इनकम जनरेट हुआ है वो कैसे बटेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, इन फॉर्म्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? इसके अलावा 2 मॉडर्न प्रॉब्लम है, इसको जान लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट। एक प्रॉब्लम कहलाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक प्रॉब्लम कहलाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, कंट्री में बेरोजगारी होना कंट्री के रिसोर्सेज का वेस्टेज जाना नहीं। बेरोजगारी है मतलब ये कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से आप काम नहीं ले पा रहे, तो कंट्री का लॉस हुआ ना। आपके घर में अगर 4 लोग हैं, 2 कमा रहा है, 2 लोग कुछ नहीं कर रहा, बस बैठ के खा रहा है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं? अगर वो 2 भी मेहनत करे तो कुछ तो जनरेट करेगा। बात समझ में आ रहा है?
तो रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइज होना ये बहुत जरूरी है। एक अर्थव्यवस्था को, एक इकोनॉमी को पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस सेम नहीं होता। ये जो एक कंट्री लेवल पे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये जानना है कि अपने कंट्री का स्ट्रेंथ क्या है और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाना। जैसे हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करने का बात आए तो हमको प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? लेबर इंटेंसिव। भले ही डेवलपमेंट स्लो होगा लेकिन डेवलपमेंट सही हो, बेरोजगारी नहीं हो, कम होंगी बेरोजगारी अगर लेबर इंटेंसिव पे जाएंगे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि लेबर सरप्लस कंट्री है और वहां तुम मशीन और इक्विपमेंट धड़ल्ले से यूज करने चले जा रहे हो और सबको परमिशन दिया रखा हुआ है, तो वहां बेरोजगारी एक कॉमन बात होगी। ठीक है। तो रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये मॉडर्न प्रॉब्लम है आज के डेट की अर्थव्यवस्था का। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है ना कि बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाने हैं। जैसे क्रूड ऑयल 2050 तक डेटा कहता है कि 2050 तक क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो अगर क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो आज के डेट में डेवलप हुआ ना सोलर एनर्जी और भी डिफरेंट अल्टरनेटिव सोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब डेवलप हो रहा है ना, तो इसी का अल्टरनेटिव सोर्स है वो। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये दो जो है मॉडर्न प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी का। हर अर्थव्यवस्था को अपने रिसोर्सेज के ग्रोथ पे सोचना होता है, नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर करने पे फोकस करना होता है, टेक्नोलॉजी को बेटर करने पे फोकस करना होता है, इनोवेशन पे फोकस करना होता है। यही पूछे थे ना, यही था ना, एमओसी और एमआरटी। ये डिस्कशन हुआ है। अगर रिसोर्सेज को एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा? जिसमें रिसोर्सेज बढ़ा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसमें रिसोर्सेज कमा उसका प्रोडक्शन कमेगा। इकोनॉमिक्स के टाइम को ना रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ना पहले अकाउंट्स पढ़ लो फिर इकोनॉमिक्स, ये ज्यादा सही होगा। नहीं, अकाउंट्स फिर इकोनॉमिक्स। उसमें क्या है कि भाई जिन लोगों का हो गया वो अपना आराम से चले जाएंगे, लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, तो बीच में आने वाला डिस्टर्बेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हुआ है एमओसी और एमआरटी, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करोगे तो जिस रेट से तुम ट्रांसफर करोगे ना उस रेट को बोला जाता है एमओसी या एमआरटी। कैसे कैलकुलेट करोगे? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ये है एमओसी का डेफिनेशन। एनसीईआरटी में ना पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्कशन होता है, छोटा छोटा पॉइंट बीच में बता दिया जाता है, और रेफरेंस बुक में ना उसी को चार्ट करके पॉइंट्स बनाए जाते हैं। दैट इज वाई हमने आपको कहा है कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी सेल्फ एज अ रेफरेंस बुक। ठीक है, और वहां पे कुछ नहीं समझ में आया तो लेके आना है, पूछना है। ठीक है।